इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब क्या मतलब हुआ मोटे तौर पे? अब हम कह सकते हैं ये मतलब तो हम इंडियन रेफरेंस में ले सकते हैं, भारतीय संदर्भ में। क्या इंडिया में हमने इसका नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र। ठीक है। और वेस्टर्न रेफरेंस में यदि हम कहें पाश्चात्य संदर्भ में, तो पाश्चात्य संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे यूरोपियन देशों में। कौन से देशों में? यूरोपियन। और यूरोप में जैसे ग्रीस है, आपने कभी नाम सुना हो, यूनान। क्लियर है? तो वहां का एक शब्द, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। ओकोनोमिया शब्द क्या है? ओकोनोमिया। इससे निकला हुआ शब्द कौन सा है? इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या होता था? वहां पे ये कहा जाता था, इसका भी दो तरह से मतलब लिया जाता था कि लोग अपने घर को, ओइकोस मतलब हाउस होता था, अपने घर को मजबूत करने के लिए, घर को स्ट्रांग करने के लिए जितने भी क्रियाकलाप करते थे, जितनी एक्टिविटीज करते थे। अब घर को मजबूत करने के लिए क्या क्रियाकलाप होते हैं? सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। ठीक है। दूसरी जरूरी चीज होती है रोजगार। ठीक है। तीसरी जरूरी चीज होती है समृद्धि, ग्रोथ। घर को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। यदि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो घर मजबूत नहीं होगा। चौथी जरूरी चीज जो घर को मजबूत करने के लिए चाहिए, मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं घर की स्ट्रांगनेस के लिए जो काम किया जाता था उसको ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता था? ओकोनोमिया। और फिर एक व्यक्ति अपने घर के रख रखाव से लेके घर को मजबूत करने के जो टास्क करता था वो इससे जुड़ा हुआ विषय था, जिसे नाम दिया इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत तो इसकी बहुत पहले से हुई, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से शुरू करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिसका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था? ये बहुत जरूरी नाम है, आप आगे कई जगह इनका नाम पढ़ोगे तो इन्हें दुनिया में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। किताब का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी किसी राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, उस राष्ट्र की समृद्धि, उस राष्ट्र की संपत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। तो कहते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में पहली बार दुनिया में इकोनॉमिक्स पे फोकस करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था? एडम स्मिथ। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्थित रूप से इसकी बात नहीं कही। सिस्टमेटिक फॉर्म में पहला व्यक्ति जिसने इसको लेके परिभाषाएं दी, इसको लेके बात कही, और इसने कहा कि किसी भी देश को अपने यहां पे केवल राजनीति पर नहीं, समाज पर नहीं, बल्कि अर्थ पर भी बल देना चाहिए। यदि अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इस तरह की बात बताने वाला व्यक्ति कौन था? एडम स्मिथ। ये स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट माना जाता है। स्कॉटलैंड यूके के अंदर है। स्कॉटलैंड कहां पे है? यूके में। तो दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज फॉर्म में सिद्धांत देने वाला व्यक्ति अपनी किताब के माध्यम से पूरी दुनिया को समझाता है इकोनॉमिक्स क्या है। कौन था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो पूरा कंसेप्ट दिया उसे इतिहास में इस रूप में ज्यादा जाना जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। अब ये पूंजीवादी क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसी देश में गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, पूंजीपतियों की होनी चाहिए। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसी देश में गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? पूंजीपतियों की होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन करने की स्किल होती है, प्रोडक्शन करने के तरीके होते हैं, और वो प्रोडक्शन को लेकर समर्पित होते हैं। यदि उत्पादन के सारे संसाधन उनके कंट्रोल में रखे जाए तो उत्पादन ज्यादा होता है, और उत्पादन ज्यादा होता है, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, तो देश आगे बढ़ता है। ये बात किसने बोली थी? एडम स्मिथ ने। तो उन्होंने इकोनॉमी का एक नया मॉडल डेवलप किया था जिसका नाम था कैपिटल इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद। अब पूंजीवाद का मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पे, पूंजीवाद का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर में देखा होगा, कॉर्पोरेट में देखा होगा, इंडिया में या दुनिया में जहां भी निजी क्षेत्र है, कल को आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि समाज का कल्याण हो। प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है संस्था का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? संस्था का। प्राइवेट सेक्टर इस फॉर्म में काम करता है। और एडम स्मिथ ये कहता है कि यदि हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्याण होगा तो देश का अपने आप ही कल्याण हो जाएगा, समाज का भी कल्याण हो जाएगा।
तो उसने ये कहा था कि उत्पादन के अधिकांश क्षेत्र, जैसे हमारे देश में हम बहुत सारे क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जिसमें एजुकेशन केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही मिलती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन के राइट्स नहीं है। मान लो यदि मैं ये बात करूं तो इसका मतलब प्रोडक्शन जो एजुकेशन को लेके होगा उसमें अधिकार किसके होंगे? सरकार के। अधिकार किसके होंगे? सरकार के, ना कि पूंजीपतियों के। जैसे आज मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं और सरकार ये कहे कि आज से कोई भी व्यक्ति कोचिंग नहीं चलाएगा, और यदि कोचिंग चलानी है तो सरकार के कंट्रोल में रहकर चलानी होगी, सरकार के माध्यम से चलानी होगी, सरकार टेंडर देगी, सरकार का फॉर्म भरना जरूरी है, सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी है। यदि ऐसा कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स क्रिएट करे तो क्या होगा? पूंजीवाद, सॉरी समाजवाद। इसको उल्टा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। यानी सरकार का उद्देश्य है कि प्रोडक्शन के सारे सेंटर उनके पास होने चाहिए। अब जैसे आज हमारे देश में स्कूल गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की है? दोनों की है। तो यदि गवर्नमेंट की होती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक, और निजी क्षेत्र की होती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट। हमारे देश में पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, तो हम ये कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा मॉडल है। कभी कभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर भी काम करता है। तो हमारे देश का मॉडल थोड़ा अलग है, लेकिन अमेरिका ने जिस मॉडल को, यूरोपियन देशों ने जिस मॉडल को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया वो कौन सा था? पूंजीवाद। तो मोटे तौर पे आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि पूंजीवाद का मतलब होता है क्या? अधिक से अधिक लाभ कमाना। क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। अब मान लो एजुकेशन गवर्नमेंट की, एजुकेशन प्राइवेट की है। अब एजुकेशन को छोड़ दो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक सेक्टर और लेते हैं हम, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसे हम परिवहन कहते हैं। हमारे देश में मुख्यतः ट्रांसपोर्ट एक तो रेल पर निर्भर है, एक रोड पर निर्भर है, और एक एयर पर निर्भर है, और यदि थोड़ा सा बोले तो वाटर पर भी निर्भर है। ट्रांसपोर्ट वाटर में भी होता है, जल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। 4 तरह के परिवहन होते हैं। अब यदि ये कहा जाए ट्रांसपोर्ट को लेके, मान लो रोड में हम आए, तो रोड में एक, रोड के पीछे आप लगा दो वेज, क्या हो गया? रोडवेज। सुना है नाम या नहीं सुना? अब रोडवेज बस जो है, मान लो उदाहरण के तौर पे उदयपुर से कुशलगढ़ तक जाएगी। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, ठीक है। कहां तक जाएगी? कुशलगढ़। अब रोडवेज बस सुबह 7 बजे लगी और मान लो उसमें 4 सवारी बैठी, तो क्या ये कुशलगढ़ तक जाएगी? जबकि रोडवेज में कम से कम 100 सीटें हैं। कितने लोग बैठे? 4। क्या ये एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। क्यों? तो सरकार ने कह रखा है भाई पहुंचना है। बताओ घाटे का सौदा या फायदे का? घाटे का। तो भी निभाएगी, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं है। क्या है? पब्लिक वेलफेयर। क्लियर है? अब मान लो इसकी जगह एक प्राइवेट बस है जो सुबह जल्दी उदयपुर से शुरू होती है और कुशलगढ़ तक जाती है। रोज उसमें सवारी ठीक ठाक होती है, लेकिन किसी दिन सवारी 4 ही बैठी और पूरा भरोसा है कि आगे भी सवारी नहीं बैठेगी। क्या होगा? नहीं जाएगी। क्यों? उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। लाभ नहीं आ रहा है। क्लियर है? रोडवेज में सैलरी वगैरह सब जो, या ये कहें कि रोडवेज में किराया वगैरह जो भी है उसे बढ़ाने का अधिकार रोडवेज के अंदर के लोगों का होगा या गवर्नमेंट का होगा? गवर्नमेंट का होगा। रोडवेज का किराया ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और है। उसका उद्देश्य कुछ और है। तो इस तरह की अप्रोच में हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं समाजवाद। क्या बोलते हैं? तो ये तो बहुत बाद की बात है कि समाजवादी मॉडल डेवलप हुआ। उससे पहले कौन सा मॉडल था? पूंजीवाद। तो दुनिया में इकोनॉमी का पहला मॉडल जो अमेरिका में, जो स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया, धीरे धीरे यूरोपियन देशों में, अमेरिका में फैला। आज आप ये कह सकते हैं ज्यादातर पश्चिमी देशों में आपको कौन सा मॉडल मिलेगा? पूंजीवाद। लेकिन दोबारा से आता हूं कि एक व्यक्ति अपने घर को मजबूत करने के लिए क्या काम करता है, कैसे वो अपने घर में पैसा लाता है, कैसे रोजगार लाता है, कैसे ग्रोथ लाता है, कैसे घर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करता है। ये बहुत अच्छा शब्द है। इसको शॉर्ट में कई लोग इंफ्रा कहते हैं। एनीवन जो समझा पाए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, बुनियादी ढांचा। इसे क्या बोलते हैं? बुनियादी ढांचा। उदाहरण के तौर पे
मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, थोड़ा आगे देखते हैं फिर वापस आ जाएंगे। आपका कोई गांव है, ठीक है, और जो कि शहर के हेडक्वार्टर से दूर है, शहर के हेडक्वार्टर से दूर है, और ये गांव थोड़ा पहाड़ी पे है। तो शहर के हेडक्वार्टर से एक बस आती है इस डायरेक्शन में, यहां पे एक बड़ा डेस्टिनेशन है, और उसके बाद से एक पगडंडी या ये कहें कि एक छोटी सी रोड जाती है टूटी फूटी, ये यहां जाके खत्म होती है गांव में, और वहां से एक पगडंडी है जो पहाड़ी रास्ते से गांव तक पहुंचाती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, समझना है, बहुत सारी चीजें होती है, बैंक, ठीक है, पशुओं के लिए चिकित्सालय। भाई गांव पहाड़ी है तो इसका मतलब ये तो है ही, पशु होगा, पशुपालन होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो गांव में जितनी, मतलब जैसे एक शहर में जो सुविधा चाहिए आजकल गांव में पहुंचने लगी है। जैसे गांव में छोटी स्कूल होती है, गांव में छोटा हॉस्पिटल भी हो सकता है, गांव में पशुओं के लिए हॉस्पिटल हो सकता है, गांव में विद्युत फैसिलिटी हो सकती है, ठीक है, गांव में सड़क हो सकती है, गांव में बसेस आ सकती है, गांव में टैक्सी आ सकती है, क्लियर है, गांव में बैंक हो सकता है, गांव में और भी कई अच्छे गांव होते हैं तो उसमें वाईफाई तक भी आ सकते हैं। लेकिन अभी मान लो उस गांव तक सबसे पहली चीज क्या नहीं है? सड़क ही नहीं है। पहली चीज क्या है? सड़क ही नहीं है। अब गांव में सड़क नहीं है, इसका मतलब ये हो गया गांव का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कमजोर है। अब एक आदमी मान लीजिए गांव से हेडक्वार्टर तक आना चाह रहा है तो उसको पता है पहले पैदल चलना होगा या किसी जानवर के माध्यम से, पशु के माध्यम से, मान लो बैलगाड़ी है या फिर कोई ऐसी कोई गाड़ी, मतलब हो सकता है कि कहीं पहाड़ी रास्तों पे घोड़े खच्चर भी होते थे लोगों के पास। लेकिन अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे सड़कें बन रही है, सब जगह सड़कें आ रही है। आज से 30-50 साल पहले इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था या कमजोर था? कमजोर था। कई गांव में बिजली नहीं थी, अब हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, टेलीफोन पहुंच चुका है, वाईफाई पहुंच चुका है। तो ये सब जो चीजें होती है इसको बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा, और बुनियादी ढांचे की पहली चीज होती है सड़क। पहली चीज क्या होती है? सड़क। यदि रोडवेज है, या मान लो उस गांव तक, आजकल तो ऐसे छोटे छोटे गांव है जहां के आसपास रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, जहां उनके आसपास कोई ना कोई वाटर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो चुका है, यदि वो समुद्री एरिया के आसपास का है, वहां एयरपोर्ट तक डेवलप हो रहे हैं। अब सोचो, दुनिया के कई ऐसे विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, वहां एक सिटी से दूसरी सिटी में हर तरह की सर्विस है, चारों तरह के परिवहन है। हमारे देश में अभी तक सड़क परिवहन जरूर विकसित हुआ है, रेल परिवहन सब जगह विकसित नहीं हो पाया। अभी भी आप देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा, अब जाके शायद मेरे हिसाब से रेल लगी है ना डूंगरपुर बांसवाड़ा, पहली बार रेल 2020-21 में आई है। कहां पे? डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये दो ऐसी जगह थी जहां पहले रेलवे के ट्रैक ही नहीं थे। अब बात समझ रहे हैं? इसका मतलब आजादी के 70-75 सालों बाद जाके डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में उदयपुर से कनेक्टिविटी, शायद मैं सही हूं या गलत हूं? क्लियर है? इसका मतलब क्या ऐसा कभी संभव है कि उदयपुर से डूंगरपुर तक के लिए फ्लाइट है? हालांकि एरिया बिल्कुल पास है, इसलिए फ्लाइट की रिक्वायरमेंट कम पड़ती, उतनी पॉपुलर नहीं होती। मतलब यदि हम राजस्थान की हर दूर वाली सिटी को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ दें तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा या कमजोर होगा? मजबूत होगा। आजकल रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, वंदे मातरम करके नई ट्रेन आ रही है, नए तरह के बुलेट ट्रेन डेवलप हो रहे हैं। जैसे चाइना में देखो, जापान में देखो, बुलेट ट्रेन बन चुकी है। मतलब जो एरिया 700-800 किलोमीटर का है वो 1-1.5 घंटे में तय हो रहा है, जबकि उसके लिए फ्लाइट में जाओ तो भी उतना ही टाइम लग रहा है। तो उससे ज्यादा बेटर है बुलेट ट्रेन जा रही है। आजकल बड़ी सिटी में मेट्रो ट्रेन आ रही है, ट्रैफिक बढ़ गया है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहां 6 घंटे लगते थे, पता चला कि मात्र आधे घंटे में आप पहुंच जाओगे। अपनी गाड़ी से मत जाओ, आप गाड़ी कहीं खड़ी कर दो और मेट्रो में बैठ जाओ। ऐसा सुना आपने या नहीं सुना? ये दिमाग में है नहीं है? इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? ये सारी चीजें इकोनॉमी के क्षेत्र का दायरा है। यदि पूछा जाए इकोनॉमी के सरकमफेरेंस में क्या आता है, तो आप एनर्जी पढ़ सकते हो, ऊर्जा पढ़ सकते हो, आप विद्युत पढ़ सकते हो, आप परिवहन पढ़ सकते हो। ये सब ज्योग्राफी में नहीं आता, किस में आता है? इकोनॉमी में। आप गरीबी पढ़ सकते हो, बेरोजगारी पढ़ सकते हो, पॉपुलेशन पढ़ सकते हो, एजुकेशन पढ़ सकते हो, हेल्थ पढ़ सकते हो। लेकिन हमें उसमें ये देखना है कि उत्पादन कितना हो रहा है, हमें उसे पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है, हमें उसे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है कि उस एरिया में हमारी वर्तमान सिचुएशन कैसी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब जैसे आपको पता हो, अभी कोविड आया, तो कोविड में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना जरूरी होता है, जिसे बोलते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जिसे क्या बोलते हैं?
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता होगा, जरा अंदाजे से बताओ। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उनमें प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, मरीजों के ऊपर सही मात्रा में डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेस होनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी कोविड रिलेटेड बीमारियां थी उनकी दवाइयां होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। क्लियर है, समझ आ रही बात? मेडिकल जागरूकता होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए। क्लियर है? उसके लिए सरकार के पास सारे संसाधन होने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास दुनिया की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यदि कैंसर का इलाज कराने के लिए पहले कोई अमेरिका जा रहा था, आज इंडिया में संभव है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं उदयपुर आया तो मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ एक, मतलब आप ये कह सकते हैं सेडान कार थी जिसमें किताबें थी और उसी में कपड़े थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुझे मेरा यहां क्या बनाना था? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे रेंटेड फॉर्म में जाना पड़ा। फिर थोड़े समय बाद सोचा गया रेंट कब तक देंगे, दुनिया भर का रेंट लग रहा है, तो क्यों ना हम यहां पे एक जमीन खरीद लें और उस जमीन के ऊपर अपनी कोचिंग स्टैब्लिश कर दें। तो ये चीजें क्या बनती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या फायदा है? उसमें जितना इनोवेशन कर सकते हो आप कर सकते हो। आप ऑफिस को लग्जरी बना सकते हो, बच्चे को फील हो कि क्लास में आते ही होटल जैसा एटमॉस्फेयर, उसे बैठने में दिक्कत नहीं हो, उसके चारों तरफ एसी चलते रहे। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? मजबूत होता जाएगा। पैसा नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? कमजोर होगा। क्लियर है? तो ये सारे खेल किसके हैं? बुनियादी ढांचे के। तो मैंने कहा ना बेसिक समझना जरूरी है। तो इस तरह की बातें दुनिया में वेस्टर्न फॉर्म में डेवलप हुई। कुछ व्यक्ति एडम स्मिथ जैसों ने अपनी किताब में बताया, और उनका भरोसा यह था कि स्टेट ऑब्लिक गवर्नमेंट जो होता है, राज्य ऑब्लिक सरकार, उसके पास उत्पादन के क्षेत्र नहीं होने चाहिए। किसके पास होने चाहिए? पूंजीपतियों के पास। क्योंकि पूंजीपति ही वो है जो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उनका ये मानना था कि जैसे पूंजीपतियों से पैसा बढ़ेगा, और जब पैसा बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो पब्लिक वेलफेयर अपने आप ही हो जाएगा। और हुआ भी यही। जैसे ये मॉडल दुनिया में लागू हुआ, आज अमेरिका, यूरोपियन देश दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? मजबूत है। अब उनके पास में वो देखते हैं कि देखो कई देशों की प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन कम है और पैसा ज्यादा है। तो सरकार के पास इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, सरकार उससे लोगों को न केवल घर बैठे रोजगार दे रही है, बल्कि उनको कहती है तुम्हारे पास मकान नहीं है, सरकार से ले लो। ये काम इंडिया में भी हो रहा है। हमारे यहां भी हाउसिंग पॉलिसी है जिसमें फ्री में मकान दिए जा रहे हैं, फ्री में फैसिलिटी दी जा रही है। दुनिया में कई देशों में होता है, गवर्नमेंट ऐसा करती है। लेकिन नो डाउट इसके लिए इन सब चीजों का होना जरूरी है। पैसा होना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है, ग्रोथ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ग्रोथ। और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना जरूरी है। अब हम बात करें भारत की। ऐसा कुछ वेस्टर्न में सोचा। भारत में जब हम आते हैं तो सबसे पहले मौर्य काल में, आपने नाम सुना है इस काल का? मौर्यन पीरियड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, और उनके एक बहुत बड़े एडवाइजर थे जिनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य के बहुत सारे नाम हैं, इनको चाणक्य भी कहते हैं। नाम सुना आपने? विष्णुगुप्त, इनके बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था अर्थशास्त्र। किताब का नाम क्या था? अब लोग ये सोचते हैं भारत में इकोनॉमिक्स की शुरुआत कौटिल्य के माध्यम से हुई। बिल्कुल गलत। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। रीजन ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम में कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो ये बताई थी कि प्रजा और राजा के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। तो वो राजनीति पर आधारित थी, ना कि इकोनॉमिक्स पर। उसमें राजनीति के सिद्धांत, राजा कैसे काम करे, राजा को किन स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए, क्लियर है, राजा के कोषालय में कौन होने चाहिए, राजा के मंत्री कौन होने चाहिए, मंत्रियों के क्या दायित्व होने चाहिए, इस तरह की राजा को दुनिया के अन्य देशों के साथ, मतलब अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा की राजनीति और कूटनीति क्या होनी चाहिए, ऐसा एक ग्रंथ में लिखा गया जिसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई। यदि ये पूछे कि भारत में इकोनॉमिक्स की शुरुआत कौटिल्य ने की थी, सही या गलत? गलत। लेकिन भारत में जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है जो कौटिल्य ने लिखा वो राजनीति पर आधारित है, सही या गलत? सही। वो पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, ना कि इकोनॉमिक्स पर। तो अब ये सवाल बनता है कि अर्थशास्त्र की शुरुआत कहां से हुई? तो इस तरह की शुरुआत का कोई विधिवत तरीका हम नहीं बता सकते कि हाँ फलाना आदमी है, फलाना फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ऐसा नाम आप डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं। तो ये पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी कहां से एस्टेब्लिश हुई,
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे वैदिक काल में, यहां तक कि हमारे जो ग्रंथ लिखे गए भगवत गीता, इन सब में, कल मैंने जैसे आपको कहा था कि पुरुषार्थ का जिक्र था। किसका जिक्र था? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है मनुष्य का वो टारगेट जो उसे जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए, ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। तो उसमें एक नाम आता है धर्म, एक नाम आता है अर्थ, एक नाम आता है काम, और चौथा आता है मोक्ष। चारों पुरुषार्थ अलग अलग पक्ष से रिलेटेड। धर्म आपके नैतिक पक्ष को मजबूत करता है, अर्थ आपके भौतिक पक्ष को मजबूत करता है। तो ये जो शब्द है, अर्थ आपके भौतिक पक्ष को मजबूत करता है। अब यहां वापस वही बात आ गई, भौतिक पक्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग या लाइफ, आपकी लाइफस्टाइल को मजबूत करने वाला। तो अर्थ का मतलब कहा गया पैसा, अर्थ का मतलब क्या कहा गया? और शास्त्र का मतलब होता है व्यवस्थित अध्ययन। शास्त्र का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी। तो यदि ऐसा कोई कहे कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, तो बिल्कुल सही बात है। हम भारत में इसको इस रेफरेंस में, हालांकि दुनिया में भी लोगों ने, कई तरह के लोगों ने इसी तरह की परिभाषा दी कि जब पैसे के रख रखाव, पैसे के व्यवस्थित अध्ययन को कोई व्यक्ति ढंग से पढ़ता है, उससे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। भाई शास्त्र का मतलब क्या होता है? स्टडी। और अर्थ का मतलब होता है पैसा। जैसे कई बार आपने सुना हो ना, अर्थनीति, आर्थिक नीति, अर्थ शब्द आ रहा है ना सब जगह, अर्थ मतलब पैसा, मनी। तो आप अपने घर में, आपका कोई ना कोई, हर घर की एक पॉलिसी होती है, भाई पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे जाएगा, पैसा कैसे मैनेज होगा, फ्यूचर में पैसे का क्या मैनेजमेंट होगा, कितना पैसा राशन पे खर्च होगा, कितना पैसा सर्विस पे खर्च होगा, कितना बच्चों के एजुकेशन पे खर्च होगा। ऐसे घर में आज के टाइम में प्लानिंग बनाते ही होंगे लोग। हर घर की अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। जैसे एक स्टेट की होती है, जैसे एक देश की होती है, वैसे घर की भी इकोनॉमिक पॉलिसी है। जैसे मुझे एक सारथी एकेडमी के डायरेक्टर होने के नाते पता है कि मुझे किसको पैसा आज देना है, किसको कल देना है, किसको अभी नहीं देना है, बच्चों से कितना पैसा लेना है, उनको वापस कितना देना है, किस तरह के कोर्स करने हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें मुझे पता है। कितना पैसा साल के रेवेन्यू के रूप में आएगा, कितना लोन लेना होगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। तो जैसे मैं अपने परिवार के लिए, अपनी एकेडमी के लिए सोचता हूं, वैसे आपके घर वाले सोचते होंगे। और वैसे ही एक स्टेट सोचता होगा, एक जिला सोचता होगा, एक देश सोचता होगा। हर देश अपनी एक पॉलिसी बनाता है, जिसे इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। कौन सी पॉलिसी? और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो पैसा आ रहा है उसका सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, उसका सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। अब किसी के पास पैसा ज्यादा है तो किसी के पास पैसा कम है। और पैसा दुनिया की एक ऐसी वस्तु है जो हर आदमी को चाहिए। पैसा दुनिया की एक ऐसी वस्तु है जो हर आदमी को चाहिए। अब पैसा है क्या? तो लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। लोगों ने मनी को लेकर भी डेफिनेशन दी है। किसी ने कहा मनी का मतलब होता है जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज का गुण हो, जिसमें मीडियम ऑफ, इसका मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे आप दुकान में गए और आपकी जेब में 2000 का नोट है, और मान लो दुकान से आपको कोई सामान खरीदना जो 2000 से नीचे का है, तो क्या आप उस सामान को खरीद सकते हैं? हाँ या ना? भाई खरीद सकते हैं कि नहीं? क्यों? 2000 का नोट है। 2000 का नोट मतलब कॉन्फिडेंस। आप किसी दुकान में गए, आपको पता है कि यहां सामान 100% 5000 का है, मेरी जेब में 2000 ही है, और आपको वो सामान लेना है जो 5000 का है। अब आप यदि उसको कहें कि ये 2000 लो और मुझे वो 5000 का सामान दो, देगा वो? कुछ देने से कुछ मिलेगा, और वो वैल्यू के तौर पे इक्वल होना चाहिए। वैल्यू के तौर पे इक्वल होना चाहिए। जैसे आपको 5000 का सामान लेना है तो आपके पास 5000 की करेंसी होनी चाहिए। आपको 2000 का सामान लेना है तो आपके पास 2000 की करेंसी होनी चाहिए। अब बताओ, करेंसी सारे देशों की एक जैसी होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। इसका मतलब हर देश अपनी पॉलिसी बनाता है, अपनी मनी का एक करेंसी क्रिएट करता है, उस करेंसी की वैल्यू डेवलप करता है। सबकी करेंसी अलग अलग होती है। सबके यहाँ डिमांड और सप्लाई का खेल एक जैसा नहीं होता। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो भारत ने अपनी मुद्रा रुपया बनाई आजादी के बाद। हमने हमारी मुद्रा का नाम क्या रखा? रुपया। क्योंकि आजादी से पहले तक तो हम कई भागों में बंटे हुए थे। रजवाड़े भी थे, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे। क्लियर है? और सबने अपने अपने तरीके से, जैसे कोई मान लो पता चला मुगलों का शासन था तो उन्होंने अपनी मुद्रा जारी की। उससे पहले कोई सल्तनत काल में कोई तुर्क आए या कुछ जो भी आए, उन्होंने अपनी मुद्रा जारी की। कभी किसी ने किसी रूप में सिक्के चलाए तो किसी ने किसी रूप में सिक्के चलाए। ये सब हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते
इंडिया में एक संस्थान डेवलप किया जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्या नाम था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने अपनी एक करेंसी चेस्ट बनाई, मशीनें डेवलप की और नोट छापना शुरू किया। आजादी के बाद हमने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया और हमारी ऑथराइज करेंसी जो है उसको हमने क्या नाम दिया? रुपया। तो लोग एक समय मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे करते थे? एक तरफ वस्तु दी, दूसरी तरफ वस्तु ली। अब कोई इधर से कहा कि साहब मैं 10 किलो गेहूं लाया हूं, बदले में मुझे फलानी चीज दो, तो कहते हैं ना एक बैलेंस नहीं हो पाता था। कई बार दूसरे पक्ष को लगता था कि साहब मैं तो ठग मतलब मुझे ठग दिया, सामने वाले को ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। अब ये चीजें आपके टेंशन में नहीं होती क्योंकि आपके पास क्या है? करेंसी है। भाई आप मान लीजिए सारथी में आए, आपने कोर्स खरीदा। अब आपने कोर्स खरीदा और आप 2-3 साल तक रेगुलर है, तो कोर्स की फीस आपकी क्या हो जाएगी? वसूल हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी। अच्छा, उस 2-3 साल में आपको क्या मिला? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई पैसा दो ज्ञान लो, पैसा दो ज्ञान लो। अब यदि कहा जाएगा नहीं पैसे का कोई मतलब नहीं है, आओ और ज्ञान लो, तो लोग थोड़े दिनों बाद कहेंगे आप कौन? आप समझो, क्योंकि लोग किसी चीज की क्या नहीं करेंगे? वैल्यू नहीं करेंगे। यदि ऐसे ही सर्विस फ्री मिल जाए और वैसे ही गुड्स हमें फ्री मिल जाए, जैसे आज हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं, जैसे दुनिया में हर कोई वस्तु फ्री मिलनी शुरू हो जाए, हर कोई सर्विस फ्री मिलनी शुरू हो जाए, तो फिर जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई तो लोगों के अंदर जो कर्मण्यता का भाव है, गीता ये कहती है कि जो आदमी जितना कर्मण्य मतलब काम करता है, टास्क करने की शक्ति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब कोई आपको कहे कि आप तो घर पे बैठे रहो, बस आपके मुंह में ही एक नली डाल के खाना डाल दिया जाएगा, खाना निकालने का भी सिस्टम डेवलप कर देंगे, ठीक है, आपको घर बैठे सारी सुविधा दे देंगे, आपको जो चाहिए बस आप घर में बैठे रहो, आपको करोड़ों रुपए चाहिए, घर में बैठे रहो। लेकिन ऐसा आदमी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि जीवन में कुछ नहीं देख पाएगा। जैसे कभी कभी कहते हैं कि जीवन में अभाव है, इसका मतलब जीवन बहुत अच्छा है। लाइफ में क्या होना चाहिए? अभाव होने चाहिए, और जो अपने अभावों को बदलने की ताकत रखता है वही आदमी है। तो यहां भी यही है, इकोनॉमी ये सिखाती है कि जिसके पास सोर्स नहीं है वो सोर्स को पाने के लिए क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो हमारे देश में अर्थ का मतलब होता है मनुष्य के भौतिक पक्ष को क्या करना? मजबूत करना। और एक मतलब है अर्थ का, सीधा सीधा इस विषय का तात्पर्य होता है पैसे का, मनी का, अर्थ का सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी, तो ऐसे विषय को हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। तो कल जैसे मैंने आपको समझाया था कि अर्थशास्त्र एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, क्योंकि हमें शास्त्रीय बनना नहीं है। भाई हमें कोई ऐसा थोड़ी कि सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और मेरी रुचि इतनी जाग चुकी है कि अब मैं इकोनॉमिक्स में एमए, पीएचडी, डीलिट की उपाधि लूंगा और मैं इकोनॉमिक्स का गॉड बन जाऊंगा। तो जो इकोनॉमिक्स का गॉड बनेगा वो थानेदार तो नहीं बनेगा। यदि आपको मान लो एसआई बनना है, आरएएस बनना है, तो आपको क्या करना होगा? इस विषय की जनरल स्टडी करनी होगी। क्लियर है? इस विषय के शास्त्र को नहीं पढ़ना, इस विषय की व्यवस्था को पढ़ना है, इसके प्रैक्टिकल फॉर्म को समझना है, जिसका दैनिक जीवन में क्या होता है? उपयोग होता है। अब जैसे अखबार में कोई भी जानकारी आ रही है, वो वही जानकारी होती है जिसे सामान्य जानकारी कहते हैं। अखबार बहुत रेयर विशेष जानकारियों को देता है। अखबार रोजमर्रा की रूटीन को आपके सामने रखता है। अखबार ये कह देता है राजनीति में अभी ये चल रहा है, क्योंकि लोग राजनीति से जुड़े होते हैं। अखबार इकोनॉमी के फैक्ट देता है। तो अखबार की कोई बात हमें समझ में आ जाए, इसके लिए हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, अर्थव्यवस्था पढ़नी है।